दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बायोलॉजी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जो आज का लेक्चर है 571 नंबर का लेक्चर। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 17,130 सवाल आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, डेली दोस्तों ज्यादा नहीं, मैं 30 सवालों को लेकर आता हूं और 8 विषय इस तरह से मैंने आपको पढ़ा दिए। ये बायोलॉजी हमारा 9वां विषय। सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर आज की क्लास पसंद आए तो पीछे की क्लास जाके जरूर देखना। और आज हमारी बायोलॉजी की 21वीं क्लास है। 551 नंबर से हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया है। इस तरह से आप काउंट करेंगे तो 21वीं क्लास है। और आज की क्लास में हम पौधे के एक हिस्से तने के बारे में पढ़ने वाले हैं। तने से संबंधित जो जो सवाल बनते हैं परीक्षा में, जिसे स्टेम कहते हैं, उन सवालों को भी दोस्तों हम लोग आज देखने वाले हैं। और तने के अलावा दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं इसके इर्द गिर्द में जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन्हीं सभी सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, यदि आपको पसंद आए दोस्तों तो हमारे पेड कोर्स को जरूर एक बार देखिएगा। हर पेड कोर्स में मैंने डेमो क्लास दे के रखा है। आप पहले डेमो देखिए, सेटिस्फाई हो जाइए, फिर आप क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बैच मिल जाएगा। जैसे आप चाहते हैं कि सिर्फ संविधान का बैच मैं पढ़ना चाहता हूं, सिर्फ संविधान पढ़ना चाहता हूं तो सिर्फ संविधान पढ़ सकते हैं। केवल इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। इतिहास में भी अगर आप अलग अलग पढ़ना चाहते हैं कि नहीं सर हमको केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, तो ऐसे भी आप जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे बैच दोस्तों सुपर सेलिंग बैच है। ये हमारा एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल। सारी क्लासेज आपकी इसी ऐप पर चलती हैं। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला सवाल दे रहा दोस्तों तना। तना दोस्तों है क्या? मान लीजिए परीक्षा में सवाल आए कि तना क्या है तो क्या बताएंगे? बताएगा दोस्तों भूमि के ऊपर का वह हिस्सा जो भ्रूण के प्रांकुर से जन्मता है। ठीक है, लिखेगा भूमि के ऊपर का, भूमि के ऊपर का वह हिस्सा जो भ्रूण के प्रांकुर से जन्मता उत्पन्न होता है। ठीक है, जन्मता है या फिर उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है क्या कहलाता दोस्तों? तना कहलाता है। क्या कहलाता है? तना यानी स्टेम। ठीक है, तना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। तना कहलाता है। कोई दिक्कत आपको? ये पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के ऊपर स्थित होता है। देखिए पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है तो जड़ कहलाता है। जो हिस्सा ऊपर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तना कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप डायग्राम से समझ लीजिएगा। मान लीजिए ऐसे ऐसे दोस्तों क्या है, ये कोई एक वृक्ष है। ठीक है, ये दोस्तों मान लीजिए कोई एक वृक्ष है तो इसके ऊपर का हिस्सा दोस्तों ये जो तना है ये ऊपर बाहरी हिस्से में होगा। यहाँ दोस्तों ये वृक्ष की जड़ फैली होगी। ये पौधे का भूमिगत हिस्सा है। ठीक है, तो जो जड़ है दोस्तों ये भूमिगत होता है और जो तना है दोस्तों ये बाहरी होता है। ठीक है, ये बाहरी हिस्सा होता है। ये बात आप सभी जानते हैं, भली बात है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है। अगला सवाल दे रहा है कि पादप कली क्या होती है। ठीक है, पादप माने पौधा, कली माने कली। ठीक है, तो पौधे की जो कली होती है, अगर सवाल आता पादप कली होती क्या होती है तो क्या बताएंगे? पादप कली पौधे के तने या टहनी से दोस्तों उत्पन्न होती है। अच्छा, कहां से निकलती? कभी देखिए कलियां निकलती कहां से? जो तना होता है, जो टहनियां होती पौधे की, वहीं से दोस्तों ये कलियां निकलती। एक छोटी सी अविकसित कली होती। लिखिएगा यह पौधे की टहनी तना या फिर शाखा से उत्पन्न होती है। ठीक है, शाखा से उत्पन्न होती, वहीं से दोस्तों ये कली क्या होती है? जुड़ी रहती है। और यह एक तरह से अविकसित भ्रूणी अवस्था होती है। पादप कली क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, यह अविकसित एवं भ्रूणीय अवस्था। ठीक है, अविकसित भ्रूणीय अवस्था होती है। ठीक है, और जो बाद में चलकर, ठीक है, जो बाद में पुष्प का रूप धारण कर सकती है या फल का रूप धारण कर सकती है। भाई ये कलियां बड़ी होकर फूल बन सकती हैं, यही कलियां बड़ी होकर फल का रूप भी धारण कर सकती हैं या पत्तियों का रूप धारण कर सकती हैं। कलियों से पत्तियां भी निकलती हैं। ठीक है, पत्तियां निकलती हैं या नई शाखाओं का रूप भी धारण कर सकती है। ठीक है, नई शाखाओं का। तो ये पुष्प बनती हैं, ये फल बनती हैं, पत्तियां होती हैं, नई शाखाएं होती हैं। तो ये कलियों से ही इन सबका विकास होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। हमारे आपके दिमाग में क्या होता है कि कलियों से सिर्फ फूल बनता है, ऐसा नहीं। फूल ही बनता है। आप कोई पुष्प देखिए, कोई फल देखिए, आप आम देखिए,
आम वृक्षों पर जब लगता है तो क्या शुरू में आम ही होता है? नहीं, पहले आम का बौर आप देखते हैं, वो भी तो कली के रूप में होता है, बाद में फल के रूप में हो जाता है। जहां से नई नई शाखाएं उगती हैं वहां भी देखेंगे तो आपको कली के रूप में नजर आएगा, बाद में पता चलेगा कि यहां से नई शाखा बन गई है। पत्तियां भी पहले कली के रूप में नजर आती है। तो ये तीनों चारों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अभी तक की कहानी अलग है कि अभी तक आपको क्या पता था, उसको साइड में रखिए। आज से आपको कैसे पढ़ना है ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप मेरे साथ हैं और आप इस सीरीज से जुड़े हैं तो एक एक विषय आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और मैं भरोसे पर कायम भी हूं। क्यों? 8 विषय मैंने आपका कंप्लीट करा दिया, ये 9वां विषय आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो जाके देख लीजिए, बहुत फायदेमंद है वीडियोस, ठीक है, और बहुत अच्छी क्लासेस दी गई आपको। करा तने का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। तो तने का सबसे जो इंपॉर्टेंट कार्य है वह दोस्तों पौधों को यांत्रिक सहारा देना, ठीक है। पौधों को यांत्रिक सहारा देना। जो काम हमारे शरीर में हड्डियों का है, ठीक वही काम दोस्तों वृक्षों में तनों का होता है। अगर ये तना ना हो, जैसे हमारी हड्डियां ना हो, तो हमारा मांस रूपी जो शरीर है कैसे खड़ा होगा बताइए? खड़ा ही नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसको खड़े होने के लिए शरीर में हड्डियों की संरचना बड़ी जरूरी है, ठीक है। कंकाल तंत्र ये बहुत आवश्यक है। उसी तरह से पौधों के लिए तने की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये तने ना हो तो पौधे क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो याद रखेगा पौधों को यांत्रिक सहारा देना। और ये तना क्या करता है दोस्तों? ये जड़ों से, जैसे जड़ तो खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, लेकिन उसको तनों के माध्यम से ही कहां तक पहुंचाया जाता है? पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। या प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये जो जाइलम फ्लोएम नलिकाएं होती हैं, ये तनों के रास्ते से ही दोस्तों क्या करती हैं? जड़ से पत्तियों तक आवागमन करती हैं। अगर ये तना ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा तने के माध्यम से ही जाइलम प्लस फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम द्वारा संवहन क्रिया होती है, ठीक है। जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम आहार को ले जाता है, और जड़ से पत्तियों तक दोस्तों ये करना होता है, ठीक है। ये जाइलम फ्लोएम कहां तक चलते हैं? ये जड़ से लेकर दोस्तों पत्तियों तक चलते हैं, ठीक है। पत्तियों तक ये सारे मिनरल्स को पहुंचाने का काम होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा तने के उस भाग को क्या कहते हैं? तने के उस भाग को क्या कहते हैं जहां पत्ती उत्पन्न होती? तने का वह हिस्सा जहां पत्तियां उत्पन्न होती हैं, जहां देखिए तने में हर जगह से पत्ती नहीं होती। कोई भी वृक्ष देख लीजिए, आप आम देख लीजिए, आप अमरूद देख लीजिए, आप नीम देख लीजिए, आप कोई भी, आप शीशम देख लीजिए, बरगद कोई भी पौधा देखिए, तो तने में हर जगह से पत्तियां नहीं आती। तनों में से कुछ शाखाएं निकलती हैं, उन शाखाओं में पत्तियां होती जरूर हैं, लेकिन जहां से पत्तियां उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कई नाम से जाना जाता है। कोई इसे गांठ कहता है, कोई इसे नोड कहता है, लोग अलग अलग नाम देते हैं। तो चाहे गांठ होगा चाहे नोड होगा, कोई इसे पर्व कहता है, कोई इसे संधि कहता है, ठीक है। एक्चुअली में संधि को ही दोस्तों नोड कहा जाता है इंग्लिश में। तो कई बार दोस्तों नोड को अलग से लोग अंग्रेजी में लिख देते हैं। कई बार दोस्तों लोग गांठ कहते हैं। गांठ को भी दोस्तों ग्रंथि कहा जाता है। गांठ को क्या कहते हैं? ग्रंथि, ठीक है। तो कई बार ये भी नाम दे देता है। कई बार दोस्तों पर्व शब्द मिलेगा, पर्व। तो ये सारे नाम दोस्तों आप याद रखेंगे। हो सकता है संधि दे दे, हो सकता है गांठ दे दे, हो सकता है पर्व दे दे। हमें नहीं पता आपके परीक्षा में एग्जामिनर क्या सोच रहा है और क्या ऑप्शन में दे देगा, लेकिन जो ऑप्शन होगा वो इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल है कि तने का रूपांतरण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। कितने रूप से दोस्तों ये तने का रूपांतरण हो सकता है? तने का रूपांतरण माने समझ, रूपांतरण मतलब बदल जाना, इसका तने का रूप परिवर्तित हो जाना। तो याद रखेगा 3 तरह से दोस्तों तने का रूपांतरण होता है। कितने तरह से? 3 तरह से होता है, जिसमें बहुत सिंपल है भाई, 3 तरह से होता है। मैं आपको बता देता हूं। पहला होता है भूमिगत, ठीक है। भूमिगत तना, क्या बात करें सर? क्या तना भूमि के, यानी तने का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर हो, ठीक है। इसी तरह तने का वह हिस्सा जो बाहर हो, ठीक है, यानी वायवीय तना, ठीक है। वायवीय तना, तने का वह हिस्सा जो बाहर हो, और तने का वह हिस्सा जो आधा अंदर हो आधा बाहर हो, यानी अर्ध वायवीय, वायवीय, ठीक है, वायवीय तना, ठीक है, अर्ध वायवीय तना। ये 3 तरह के दोस्तों तने का रूपांतरण होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबका अलग अलग नाम है। जैसे भूमिगत हो गया तो अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड हो गया, वायवी हो गया तो एरियल हो गया, और अर्धवायवी हो गया तो सब एरियल हो गया। सब एरियल में दोस्तों थोड़ा हिस्सा बाहर होगा, थोड़ा अंदर होगा। वायवी ना बोल के वायवीय बोलिए तो ज्यादा सही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलना चाहिए दोस्तों, वायवी बोलना चाहिए, ठीक है, वायवी, ये आप याद रखें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए अभी आएगा सवाल, आगे घबराइए नहीं। अगला सवाल है वायवीय तना। वायवीय तना किसे कहते हैं, लिखेगा तना, वह तना जिसका संपूर्ण हिस्सा भूमि के ऊपर हो, ठीक है, भूमि के ऊपर स्थित हो, ठीक है, जिसका संपूर्ण हिस्सा भूमि के ऊपर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वायवीय तना, ठीक है। पूरा का पूरा भाग, कुछ भी अंदर नहीं है, वायवीय तना, इसीलिए इसको एरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरियल स्टेम कहा जाता है, ठीक है। लिख सकते हैं इंग्लिश में एरियल स्टेम, ठीक है, AERIL, ठीक है, एरियल स्टेम, ठीक है, एरियल स्टेम दोस्तों इसे कहा जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, वायवीय तना, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, वह हिस्सा जो भूमि के अंदर पाया जाता है वो तो भूमिगत तना हो जाएगा, और अगर आधा बाहर आधा अंदर होगा तो अर्धवायवीय हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा गुलाब का फूल देख लीजिए, अंगूर देख लीजिए, नागफनी देख लीजिए, रसकस वगैरह देख लीजिए, कोकोलोवा देख लीजिए, किस प्रकार के तने पाए जाते हैं। गुलाब में क्या होता है, गुलाब का पौधा तो देखा होगा, तना बाहर ही होता है ना, जमीन के बाहर, जमीन के अंदर तो तना होता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये वायवीय तने का यह उदाहरण है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इन सब में जैसे नागफनी को देख लीजिए, नागफनी जो होता है दोस्तों, उस तने का पूरा हिस्सा, नागफनी के फूल भी होते हैं, ठीक है, लेकिन जो चपटा वाला हिस्सा होता है दोस्तों वो तने का ही रूप होता है, ठीक है। तो ये तो तना जमीन से बाहर ही होता है, भूमि से बाहर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, तना भूमि के बाहर, ठीक है, तना भूमि के बाहर स्थित होता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इसको वायवीय तने के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है कुनैन, जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है। ये सिनकोना पौधे से दोस्तों प्राप्त की जाती है। आपसे पूछ रहा सिनकोना के किस भाग से दोस्तों यह प्राप्त की जाती है, तो याद रखेगा वृक्ष का नाम क्या दोस्तों, वह वृक्ष का नाम क्या है, वृक्ष का नाम है सिनकोना, ठीक है, सिनकोना, ठीक है, सिनकोना, ठीक है, सिनकोना। और ये जो दोस्तों वृक्ष के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो याद रखेगा छाल से, ठीक है, जो सिनकोना वृक्ष की छाल होती है, ठीक है, उससे दोस्तों कुनैन प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, इसी से कुनैन प्राप्त किया जाता है, इसी से कुनैन प्राप्त किया जाता है। ये दोस्तों तथ्य आप ध्यान रखेंगे, छाल से निकलता है, इतना तक दोस्तों सवाल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक सवाल और लीजिए, बहुत प्यारा सवाल दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। करा सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल लैब में कृत्रिम औषधि बन गई है जो प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दी है, यानी अब कुनैन के जगह पे कुछ और यूज होता है। पहले तो सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन मिल जाता था, अब ये दवाइयां लैब में बनने लगी हैं, उसका नाम है क्विनैन। क्या नाम है दोस्तों, कुनैन से ही जो दवा बनाई गई उसी के जैसी दवा है, आजकल ज्यादा यूज क्विनैन का होता है। तो यहां नाम क्या देंगे दोस्तों, क्विनैन, ठीक है। एक्चुअली में क्विनैन ना बोल करके उसको क्लोरोक्विनैन बोलिए, या फिर आप यही याद कर, क्विनैन भी बोल सकते हैं, क्लोरोक्विनैन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्विनैन, ठीक है, क्विनैन या फिर क्लोरोक्विनैन, ठीक है, क्लोरोक्विन खाली लिखेगा, क्लोरोक्विन। तो देखिएगा आप एग्जाम में क्या ऑप्शन मिला है, ठीक है। ये कुनैन को प्रतिस्थापित करके लैब में दोस्तों वैज्ञानिकों ने बना लिया है, ये मलेरिया से बचने के लिए दवाई बनाया है, ठीक है। अगला सवाल करा मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम का भी दोस्तों एक औषधि है, एक और औषधि है जिसका नाम है आर्टीथर। करा आर्टीथर दोस्तों ये किससे प्राप्त होता है, जो औषधि किससे प्राप्त होती है दोस्तों, तो एक्चुअली में ये आर्टीथर भी दोस्तों वृक्ष से प्राप्त होता है। तो कुनैन वाला छोड़ दीजिए, ठीक है, ये वृक्ष के का इसे लिखिएगा बीजीय पादप से प्राप्त होता है, ठीक है, बीजीय पादप से, ठीक है, किससे प्राप्त होता है। अच्छा, जब बीजी पादप लिख दिया तो अब आपके दिमाग में भी आएगा सर वो बीजी पादप है कौन सा, उसका नाम है आर्टेमिसिया एनुआ। क्या नाम है, आर्टेमिसिया
एनुआ, एनुआ, आर्टेमिसिया एनुआ दोस्तों इसका नाम है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये मलेरिया निदान के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है अर्धवायवी तना किसे कहते हैं? लिखेगा वह तना जिसका कुछ हिस्सा भूमिगत तथा कुछ हिस्सा भूमि के बाहर पाया जाए। ठीक है, भूमि के बाहर पाया जाए, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं अर्धवायवीय तना। कुछ हिस्सा जमीन के अंदर, कुछ हिस्सा जमीन के बाहर होगा, इसी को कहते हैं अर्धवायवीय तना। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है किसके तने में कायिक जनन के लिए कलिकाएं पाई जाती हैं? ठीक है, कलिकाओं के माध्यम से क्या होता है दोस्तों? इसमें कायिक जनन होता है, जिनसे पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति होती है। पार्श्व मतलब जो सेकेंडरी शाखाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति होती है। तो ऐसा ज्यादातर अर्धवायवी तने में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है दोस्तों? ये जो अर्धवायवी तना होता है, ठीक है, वायवीय तना जो होता है इसमें देखा जाता है, जिसको आप सेमी जो है एरियल स्टेम के नाम से जानते हैं। अर्धवायवी तना, इसमें कायिक जनन के लिए कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति होती है। ये आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए पूछ ले आपसे, तो एग्जाम्पल में बताइएगा अदरक। ठीक है, अदरक ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप केला ले लीजिए। ठीक है, केला ले लीजिए। ठीक है, ये इनका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर होता है, कुछ हिस्सा जमीन के बाहर होता है। ये आप देखने में याद रखेंगे। केला दुनिया का एकमात्र ऐसा पौधा है जिनमें लकड़ी नहीं पाई जाती। जी हाँ, केला में लकड़ी नहीं पाई जाती है। कई बार बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे, सवाल एक दूसरे से पूछते थे कि बताओ वो कौन सा पौधा है जिसमें लकड़ी नहीं होती। बच्चा हैरान, पौधा में लकड़ी कहीं नहीं होगा, लकड़ी तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन भरा सवाल होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। करा भूमिगत तना किसे कहते हैं? अरे भूमिगत तना यानी पौधे वह तना जिसका संपूर्ण हिस्सा भूमि के भीतर पाया जाए, भूमिगत तना कहलाता है। ठीक है, लिखेगा पौधे का ऐसा तना जिसका संपूर्ण हिस्सा भूमि के अंदर पाया जाए। ठीक है, जिसका संपूर्ण हिस्सा भूमि के अंदर पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसे भूमिगत तना कहते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, आलू क्या है? ठीक है, आलू दोस्तों क्या है? ठीक है, तो आलू दोस्तों ये तना का रूप है। आलू क्या दोस्तों? आलू जो है तना का रूप है। आप लोग सोचेंगे हम लोग तना खाते हैं। देखिए, हम लोग फल खा लें, फूल खा लें, बीज खा सकते हैं। क्या सर हम लोग तना को, पत्तियां भी खा जाते हैं? पत्ती खाते हैं कि नहीं? अरे भाई अब पालक ले लो, पालक क्या पत्ती तो है? सब्जी में पालक हम जो यूज करते हैं पत्ती तो है। तो ऐसी बहुत सारी मूली देख लो, मूली की पत्तियों के साग बना के खा जाते हैं। चौराई की पत्तियां हैं, बहुत सारी पत्तियां हम लोग खाते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे एक पत्ती होती है, इसकी पकौड़ी बनती है, कमल के पत्ते जैसा होता है, क्या नाम है? अरुई का पत्ता। ठीक है, तो पत्तियां भी हम खाते हैं, तो तना भी हम खाते हैं। आलू क्या दोस्तों? ये तने का ही रूप है, और तने में भी इसे भूमिगत कंद कहा जाता है। देखिए, खाली तना बोलना ठीक नहीं लगता, थोड़ा साइंस पढ़ रहे हैं तो उसकी भाषा में आप चीजों को याद रखिए। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं भूमिगत कंद। ठीक है, क्या कहते हैं? भूमिगत कंद। ठीक है, भूमिगत क्यों? क्योंकि आलू जमीन के भीतर पाया जाता है, तो भूमिगत कंद हो गया। आलू में पर्याप्त मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। आलू में क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दूसरा लिखिएगा दोस्तों इसमें स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की खूब मात्रा पाई जाती है। और आलू क्या है? यह भूमिगत कंद है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है कौन सा रूपांतरित तना है? ये ऐसा सवाल नहीं देगा, कौन सा रूपांतरित तना, ऐसे हवा में बोलना पड़ेगा। अरे कुछ नाम देते और उसमें से ढूंढना होता तो बता देते हैं। ऐसे में तो मैं ये बताऊंगा भैया चलो आलू ही रूपांतरित तना है। ठीक है, तो कोई ऑप्शन यहां नहीं, इस वजह से हम आलू ही लिख लेते हैं। अच्छा, आलू में और क्या क्या पाया जाता है? चलो एक पल के लिए मान लिया कि आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, आलू में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च पाया जाता है। क्या आलू में कोई विटामिन भी पाया जाता है? जी हाँ, आलू में दोस्तों पाया जाता है विटामिन सी,
कभी परीक्षा हो सकता है पूछ ले तो आधे से ज्यादा बच्चे बता नहीं पाएंगे क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। विटामिन सी ज्यादातर तीखे वाले में या जहां पर जैसे नींबू वगैरह हो गया, आंवला हो गया, वहां विटामिन सी होता है, मिर्ची हो गया वहां विटामिन सी होता है, लेकिन आलू में सर विटामिन सी हमने कभी सुना नहीं था, तो आज सुन लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आलू में पाया जाता है पोटेशियम। क्या पाया जाता है दोस्तों आलू में? और क्या होता है? आलू में पाया जाता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम भी होता है, इसको याद रखेंगे। विटामिन सी दोस्तों कहां कहां होता है? ये आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी दोस्तों नींबू में पाया जाता है। विटामिन सी जो है ये मिर्ची में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आलू यहाँ क्या दोस्तों, ये तने का रूपांतरित रूप है, इसे जो है आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा दोस्तों कुल 8 विषय मैं आपको पढ़ा दिया। पता नहीं क्यों ये मेरी बहुत दिल लगी वाली क्लास है। इस क्लास में उतने व्यूज तो नहीं आते, आज नहीं तो कल आएगा व्यूज, क्योंकि बच्चों को चाहिए अच्छा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट जो उनके परीक्षा में पूछा जाए, और वो चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और वो प्रोवाइड करते करते दोस्तों यहां भले ही 550 लिखा हो, लेकिन आपको पता है कि हमारे 571 लेक्चर हो गए हैं, ठीक है। यहां 16,500 लिखा है, हम लोग 17,000 से ज्यादा सवाल कवर कर चुके हैं, ठीक है। यहां 8 विषय लिखा है, हम लोग 9 विषय कवर कर चुके हैं। आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज एक बार पूरी देख लीजिए। पूरा क्वेश्चन आंसर इतना शानदार है ना, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर आपका, एक एक विषय तैयार हो जाएगा। आप पढ़ के देखो जाके, बहुत शानदार क्लासेज हैं दोस्तों, विश्वास करिए बहुत बेहतरीन क्लासेज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, ठीक है। करा आलू का कौन सा भाग, क्या आलू की पत्तियां खाई जाती? नहीं। क्या आलू का जड़ खाया जाता? नहीं। आलू जमीन के अंदर पाया जाता है, इसका मतलब नहीं कोई जड़ है, यह भूमिगत कंद है, ठीक है, और तना है, ठीक है। यह क्या दोस्तों, यह भूमिगत कंद है जो तना के रूप में होता है, और इसका तना वाला हिस्सा ही दोस्तों खाया जाता है, यह आप याद रखेंगे। इसके अलावा आलू में और क्या होता है? आलू में फाइबर भी पाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। फाइबर सबसे ज्यादा दोस्तों उसमें पाया जाता है पत्ते गोभी में, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। आगे देखिए सवाल दे रहा अदरक। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि अदरक जो है ये अर्धवायवीय तने का उदाहरण है। पहले तो आप यही याद रखेगा कि अदरक क्या है, ये अर्धवायवीय तने का उदाहरण है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अर्धवायवीय तना इसलिए कहा दोस्तों जैसे अदरक केला में, ठीक है, क्योंकि ये इसका कुछ हिस्सा दोस्तों अंदर और कुछ हिस्सा बाहर होता है, लेकिन फिर भी जो आदि वाला हिस्सा स्पेशली भूमि के अंदर पाया जाता है, तो यहां थोड़ा सा आप याद रखेंगे। कभी कभी दोस्तों इसको अर्धवायवीय वाले श्रेणी में रख देता है, ठीक है, और कभी कभी दोस्तों इसको भूमिगत श्रेणी में रख दिया जाता है, ठीक है। तो भूमिगत वाला भी मानिएगा, वायवीय वाला भी मानिएगा। एग्जाम में दोनों ऑप्शन मिलता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन जो एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से उत्तर दीजिएगा, तो दोनों भी सही कर सकते हैं। और क्यों इसको बोल रहा हूं, ये भूमि के अंदर भी पाया जाता है, जो आदि है भूमि के अंदर, कभी कभी कुछ आदियां भूमि के बाहर भी उगती है, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर ऐसे करके रहता है। वैसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन तो दोस्तों आप भूमिगत तना मान लीजिए तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो ये भूमिगत तना होता है। तना में कैसा होता है दोस्तों, ये तना में भूमिगत तना होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा अदरक तना है जड़ नहीं, ठीक है। करा अदरक क्या है दोस्तों, अदरक तना है जड़ नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया कि अदरक तना है जड़ क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों अदरक इसलिए तना है क्योंकि इनमें गांठ जो होता है ना, नोड, ठीक है, तो इसमें इस तने में दोस्तों गांठें और पोरियां पाई जाती है। लिखेगा अदरक में गांठें पाई जाती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं, ठीक है। अदरक में गांठें पाई जाती हैं, और ये गांठें जो होती दोस्तों इसी को हम नोड कहते हैं, ठीक है, पर्व कहते हैं, संधि कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों याद रखेंगे आलू, ठीक है, आलू में भी गांठें पाई जाती हैं, गांठ होता ना ऊपर, ठीक है, आलू में भी गांठें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां जहां भी गांठें पाई जाएंगी वो गांठें तने में पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा गांठें जो होती दोस्तों ये कहां पाई जाती हैं, ये तनों में पाई जाती हैं, इसलिए आप ये सवाल याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसका विभाजन हम लोग तने में कर लेते हैं, याद रखेंगे। करा खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक जो है दोस्तों, अदरक से बहुत सारे सवाल परीक्षा में आते हैं, ठीक है। अदरक का जो एक राइजोम है, राइजोम मतलब क्या होता है दोस्तों, तना है यार, राइजोम और कुछ नहीं है। राइजोम जो लिख दिया, राइजोम मतलब तना है, ठीक है। यह क्या है दोस्तों, तो बताइएगा दोस्तों यह भूमिगत तना है, ठीक है, भूमिगत तना है। इसको ज्यादा जवाब में आप यही उत्तर दीजिएगा। अर्धवायवीय जब स्पेशल केस में पूछे तभी जवाब दीजिए, ठीक है।
कह रहा है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, हल्दी जड़ है कि हल्दी तना है या क्या है, ठीक है, पौधे के किस भाग से हल्दी जैसा अदरक होता है ना सेम टू सेम वैसा ही हल्दी भी होता है, विश्वास कीजिए। यहां देखिए मैंने इमेज भी लगाई, एक बार दिखा दूं आपको, इमेज लगाता भी इसीलिए हूं कि आप देखिए, ठीक है, ये तो अदरक है दोस्तों, ये देखिए हल्दी, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये हल्दी है, और ये जो देख रहे हैं दोस्तों अदरक है। देखिए दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे। आप कभी राजस्थान है तो राजस्थान में ये वाला हल्दी मिलेगा, सूखी हल्दी, फिर इसको सुखा करके पीस करके तब दोस्तों हल्दी बनाया जाता है। तो ये अदरक के जैसा ही दिखता है, एकदम सेम। जो नहीं पहचानने वाला होगा, अगर उसको साफ सुथरे तरीके से धुल के रख दिया जाए तो दोनों समझे भाई भाई दिखते हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो सवाल है, हल्दी भी जैसे अदरक तना है उसी तरह से याद रखेंगे हल्दी जो दोस्तों, हल्दी भी तना है, ठीक है। हल्दी भी क्या दोस्तों, हल्दी भी दोस्तों क्या है, यह तना ही है, ये आप याद रखें। हाँ, और तना में क्या दोस्तों, जैसे अदरक भूमिगत तना था वैसे दोस्तों यह भी भूमिगत तना है, ठीक है। यह भी क्या दोस्तों, यह भी भूमिगत तना है। तो अदरक भी भूमिगत तना था और जो है हल्दी ये भी भूमिगत तना, दोनों एक जैसे दिखते हैं। मैंने अभी आपको समझा दिया। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, तो वही तना ही दोस्तों इसका खाने वाला हिस्सा होता है। इसका जो भूमिगत तना है, ये भूमिगत तना ही दोस्तों, भूमिगत तना को ही हम पाउडर बनाकर तब उसे दोस्तों यूज करते हैं, ठीक है। तो भूमिगत तना दे सकता है या फिर भूमिगत प्रकंद दे सकता है। क्या दे सकता है, भूमिगत प्रकंद दे सकता है, भूमिगत तना या भूमिगत प्रकंद दे सकता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, कोई समस्या नहीं ना। चलिए और आगे चलते हैं अगले सवाल पर। करा लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है। लहसुन में दोस्तों ये जो अभिलाक्षणिक गंध आपको मतलब सूंघने में आती है, क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा सल्फर के यौगिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये जो गंध है यह क्या दोस्तों, ये सल्फर के यौगिक होते हैं, ठीक है। और यही सल्फर के यौगिक दोस्तों गंध पैदा करते हैं, ये आप याद रखेंगे। लहसुन है क्या दोस्तों, लहसुन कली है, ठीक है। लहसुन को क्या मानते हैं दोस्तों, लहसुन को हम लोग कली मानते हैं, कली, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, अभी आगे सवाल आएगा। कह रहा कौन सा पदार्थ लहसुन में पाया जाता है। अब यहां पे देखिए दो जवाब हो सकता है। पहला तो मैंने कहा कि इसमें सल्फर के यौगिक के वजह से दोस्तों गंध आता है, तो सल्फर का यौगिक दोस्तों लहसुन में पाया जाता है। या फिर एलिसिन बोल सकता है, एलिसिन क्या दे सकता है, दूसरा दे सकता है एलिसिन। ये एलिसिन क्या होता है दोस्तों, याद रखें लहसुन में एलिसिन नामक यौगिक होता है जो सल्फर का ही यौगिक होता है, यह कुछ और नहीं है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ होता है, जैसे विटामिन सी होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन B6 होता है। तो लहसुन में और क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे यहां पे होता है विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B6, ठीक है। तो देखिए बी में तो बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी में बी परिवार पाया जाता है, B1 से लेके B12 तक होता है, कोबाल्ट तक पाया जाता है। तो B1 B6 दोस्तों यहां होते हैं। बाकी और ऐसे देखेंगे तो सल्फर के यौगिक तो मैंने बता ही दिया था। इसके अलावा मैग्नीज वगैरह भी पाया जाता है। हाँ, लहसुन में मैग्नीज हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब भी दोस्तों पाया जाता है। इतना तो देगा नहीं, कैल्शियम आयरन सब भरा होता है, लिख ही लीजिए, ठीक है। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, कई बार पूछ भी सकता है, ठीक है। इसमें आयरन भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम मत बोलिएगा, मैग्नीज बोलिएगा, ठीक है। इसमें मैग्नीज पाया जाता है, इसमें सेलेनियम पाया जाता है, सेलेनियम, ठीक है, इसमें सेलेनियम पाया जाता है। तो ये सारी चीजें भी अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज से निष्कासित होता है। प्याज से दोस्तों क्या निकलता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का दोस्तों एक गंध ये प्याज से निकलता है, जो हमारी आंखों में लगता है तो हमारी आंख जलने लगते हैं और आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, यहां सल्फ्यूरिक एसिड का रस होता है, ठीक है। क्या होते हैं दोस्तों, सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एसिड जो है दोस्तों ये निकलता है। तो इसी की वजह से दोस्तों आंखों में आंसू आ जाते हैं। या तो डिटेल में देगा तो ये ऑप्शन देगा, या स्पेशली एक ऑप्शन और दे सकता है, सिन प्रोपेनेथियल, ठीक है, सिन प्रोपेनेथियल, सिन प्रोपेनेथियल, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम है सिनप्रोपेनेथियल, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसके ऑक्साइड पाए जाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से भी दोस्तों ये आंख में जलन होती। इतना ज्यादा डिटेल तो नहीं देने वाला, ये सल्फ्यूरिक एसिड वाली बात दे सकता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। करेक्ट, कौन सा पादप तना परजीवी है? जी हाँ दोस्तों, तना परजीवी दोस्तों कौन सा है ये आपको बताना है, तना परजीवी, ठीक है। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तना परजीवी, परजीवी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं। परजीवी का मतलब क्या है? जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परजीवी। और तना परजीवी जिसका तना ही दोस्तों परजीवी का काम करता है तो अमरबेल है, ठीक है। अमरबेल को दोस्तों पूर्ण रूप से परजीवी माना जाता है, ठीक है, अमरबेल, ठीक है। अमरबेल किसी पेड़ पर लग जाए तो पूरे पेड़ को खा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्णतः, ठीक है, यह क्या दोस्तों पूर्णतः परजीवी माना जाता है। इसी तरह से कई बार आता आंशिक रूप से तना परजीवी दोस्तों किसे कहते हैं? तो ये हम कहते हैं विस्कम को। किसे कहते हैं? विस्कम नाम का एक पौधा होता है दोस्तों, विस्कम, इसको आंशिक परजीवी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको आंशिक परजीवी दोस्तों कहा जाता है विस्कम को, और पूर्णतः परजीवी जो कहा जाता है अमरबेल को कहा जाता है। तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा शल्ककंद। जी हाँ दोस्तों, शल्ककंद पौधे के किस हिस्से का रूपांतरण है? तो जो जैसे प्याज वगैरह को देख लो, प्याज शल्क के रूप में पाई जाती है, छिलकों के रूप में पाई जाती है दोस्तों। और ये किसका रूपांतरण दोस्तों? तो यह भी तने का ही रूपांतरण है। जो शल्क है दोस्तों तने का रूपांतरण है, ठीक है। जो शल्क है दोस्तों ये क्या है? यह भी तने का ही रूपांतरण है। इसे भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, करा प्याज में खाद्य पदार्थ यह किस रूप में संचित रहता है? ठीक है, जो प्याज है इसमें खाद्य पदार्थ जो होता है, जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में है, उसी तरह से प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में होता है? तो इसको कभी भी सवाल पूछे तो बताइएगा सेलुलोज के रूप में, ठीक है, सेलुलोज के रूप में प्याज में जो है खाद्य पदार्थ ये जो संचित रहता है। और किस रूप में रहता है? तो सेलुलोज के रूप में, या फिर सेलुलोज के अंदर भी ऑप्शन दे सकता है, तो शर्करा आप बता सकते हैं, ठीक है, शर्करा के रूप में होता है। वैसे सेलुलोज तक ही ऑप्शन आएगा, ये भी आप याद रखेंगे। खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है, सिर्फ ये पूछा आपसे। करा हल्दी, अदरक, केला, फर्ण, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है दोस्तों? ये सब दोस्तों तना है, ठीक है, ये सब क्या दोस्तों? तना है। हल्दी भी तना है, अदरक भी तना है, जो भूमिगत तना था जो मैंने पीछे आपको बताया था। केला भी दोस्तों अर्धवायु में रख जाते हैं, तो ये सब तना हो सकता है। या फिर परीक्षा में प्रकंद दे सकता है शब्द, चाहे तना दे देगा, तना मतलब स्टेम हो गया, और या तो दोस्तों थोड़ा सा अलग हटकर ऑप्शन दे सकता है, तो आप प्रकंद को ऑप्शन बना लीजिएगा, प्रकंद। ये सब प्रकंद या तने का उदाहरण है, ये आप याद रखेंगे। करा जिमीकंद किसे कहा जाता है? सूरन को कहा जाता है, ठीक है। सूरन में क्या पाया जाता है दोस्तों? शायद सूरन में होता पोटेशियम। क्या होता है दोस्तों? सूरन में पोटेशियम वगैरह पाया जाता है। कहा जाता है साल में कम से कम एक बार पोटेशियम जरूर लेना चाहिए, इसलिए खास करके दिवाली के दिन दोस्तों सूरन की सब्जी बनती है। हमारे यहाँ कहावत है कि जो सूरन की सब्जी नहीं खाता है उसका जन्म किसका होता है? तो चूहे का जन्म होता है ना, चूहा बनता है या कुछ और ऐसे करके आता है, ठीक है, तो सूरन जरूरी है। इसी तरह अरवी या कचालू दोस्तों, एक आलू का कचालू बनता है, कचालू सब्जी भी में भी आता है, तो सूरन, अरवी, कचालू, ये सब दोस्तों क्या है? ये सब के शब्द जमीकंद, ये सब दोस्तों, अच्छा ये जड़ है कि तना? सोच समझ के बताइए, जमीकंद वगैरह जड़ है कि तना? ये जड़ वाली सब्जियां हैं। कंदमूल, कंद इसको किस श्रेणी में रखते हैं? इसको कंदमूल कहते हैं या जमीकंद कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? जमीकंद कहते हैं। जमीकंद का मतलब क्या है? जमीन के भीतर, जमीन यानी भूमि के भीतर कंद, ठीक है, भूमि के भीतर कंद, ये जमीकंद कहलाते हैं इसीलिए, ठीक है, या जिमीकंद कहते हैं इसीलिए। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल, करा प्याज लहसुन है। प्याज लहसुन क्या है दोस्तों? यह भी रूपांतरित तना है। क्या है दोस्तों? यह रूपांतरित तने का रूप है, ये आप याद रखेंगे। यही आपसे पूछ सकता था ना रूपांतरित तना, तो इसको भी दोस्तों आप बताएंगे रूपांतरित तना का रूप है। या अलग से पूछेगा तो शल्ककंद बताएगा, क्योंकि ये प्याज है दोस्तों, ये शल्क के रूप में रहता है और इसमें ये एलियम परिवार में आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा यह शल्ककंद है, ठीक है, शल्ककंद है और एलियम परिवार में आता है। एलियम
एलियम परिवार में आते हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ लोग लहसुन प्याज को असुर मानते हैं क्योंकि इनकी वजह से शरीर में गर्मी पैदा होती, उत्तेजना पैदा होती है, इसीलिए इसको दैत्य या राक्षस का रूप भी माना जाता है। तो जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो लहसुन प्याज के सेवन से बचते हैं, या खास करके जब कोई त्योहार वगैरह होता है या फास्ट वगैरह लोग रहते हैं तो लहसुन प्याज का यूज वहां पे नहीं किया जाता है, यही कारण, ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, आप सभी को बेसब्री से इंतजार था हमारी इस किताब अपनी हिंदी का, तो ये किताब दोस्तों आ चुका है। ये किताब आपके घर तक डिलीवर किया जा रहा है दोस्तों। पूरी 632 पेज की किताब है, 6000 सवालों का कलेक्शन दोस्तों इसमें किया गया है। अगर आपकी परीक्षा में हिंदी से सवाल आते हैं तो ये किताब दोस्तों आपके लिए बड़ी बेहतरीन है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सीरीज देख रहे हैं दोस्तों, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में कहीं भी आपको टाइम पास नहीं मिलेगा। आप कभी भी आएंगे ना तो हमेशा आपको लगेगा कि सर आज आपकी क्लास में आने के बाद हमने कुछ सीखा, हमने कुछ नया पढ़ा। आप कोई भी लेक्चर पढ़ के देखिए, हर लेक्चर में आपको यही एहसास होगा। तो आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये सीरीज आप जरूर से देखिए। यही निवेदन करता हूं आपको कि आपकी तैयारी अच्छी होगी इस सीरीज से, ठीक है। ये एक फोल्डर है दोस्तों संपूर्ण सामान्य अध्ययन का, जिसमें पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। ये हमारा ऐप है स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि सारी क्लासेज इसी पर दी जा रही है दोस्तों। और जो क्लासेज हैं सभी क्लासेज में डेमो दिया गया है, आप पहले डेमो देखिए, सेटिस्फाई हो जाइए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कहीं कोई संकट है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो आप जो है कॉल कर सकते हैं, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।